चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे थे प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा का आगमन या भारत में आधुनिक काल की शिक्षा या भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई शिक्षा पद्धति को हम लोग अपनी क्लास में कवर कर रहे थे। और हम लोगों ने उसमें जो काफ़ी सारे उनके कमेटी थी, कमीशन थे या एक्ट थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी पिछली क्लास में। और मैंने कहा था कि अगली क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो उससे आगे जो कमीशंस हैं उनके हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को क्लास शुरू करें, मैं जो कमीशंस थे पिछली बार जो हमने लिखवाए थे वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने पढ़ा था पहले चार्टर एक्ट, जो सबसे पहले आया 1813 में। इसके बाद दूसरा आता है एल्पिस्टोन रिपोर्ट, ये कब आई? 1823 में। इसके बाद आया जनरल कमीशन, ये आया आपका 1823 में ही। इसके बाद आया बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग जानते हैं मैकाले मिनट, ये हम लोगों ने कवर कर भी लिया है, मैकाले मिनट 1835 में। इसके बाद आता है मैकाले मिनट के बाद वुड डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच, यहाँ से एक सवाल आता है कि वुड डिस्पैच को क्या बोला जाता है, तो याद रख लीजिएगा, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, पूछा जाता है कि किस कमीशन को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये कब आया? 1854 में। इसके बाद आया हंटर कमीशन, और ये कब हुआ? 1882 में। और इसी में एक कह सकते हैं एक चाल चली अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की, यानी कि विभाजित करो और राज करो। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 1857 की क्रांति में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्या किया, सबको एक साथ जोड़ दिया था। और इसीलिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई इस कमीशन में, हंटर कमीशन ने। तो शिक्षा के द्वारा या शिक्षा के जरिए क्या करना सोचा इन्होंने सोचा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए, यानी कि विभाजित कर देना चाहिए इन दोनों को। तो वही हुआ कि इन दोनों में क्या हो गया, ये सक्सेसफुल हो गए अपनी इस नीति में, डिवाइड एंड रूल में। 1882 में आई हंटर कमीशन। इसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन, ये आया 1902 में। क्या आया? 1902 में। इसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये आया 1905 में। हालांकि ये एक रिपोर्ट थी जो यूनिवर्सिटी कमीशन की बुक के लिए बताई गई थी। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, यानी कि 1904 एक्ट के तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कायम की गई। और ये यूनिवर्सिटी कमीशन के क्या थी? एक रिपोर्ट थी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 1905 के बाद 1913 ये आती है हमारी रेजुलेशन एजुकेशन पॉलिसी। ये नाम है, ये क्या है? काम है। 1913 रेजुलेशन एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद 1917 ये आती है सैडलर कमेटी या सैडलर कमीशन, जिसको हम लोग कलकत्ता कमीशन भी बोलते हैं, इसके बाद 1929 ये आती है हर्टोग कमेटी। इसके बाद 1934 में आती है सप्रू कमेटी। नेक्स्ट 1937 में आती है एबॉट वुड
रिपोर्ट। ये सारी सीक्वेंस है, आपको याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस वाइज भी पूछ लेता है, और इसीलिए मैं आपको इसके ईयर भी साथ के साथ लिखवा रहा हूँ। 1937। इसके बाद 1937 या 38 में आती है हमारी वर्धा कमीशन या वर्धा रिपोर्ट या वर्धा कमेटी, ठीक है। इसके बाद 1944, ये लास्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्जेंट रिपोर्ट। और यहीं पर क्या हो जाता है, प्री इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इसके बाद शुरू होती है 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन। और जो पहला एजुकेशन बनता है आज़ादी के बाद वो बनता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये पहला आयोग होता है या पहला कमीशन होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया जाता है। तो ये क्या है, ये सारे वो रिपोर्ट हैं, ये वो सारी एजुकेशन कमेटी हैं जो क्या करती हैं, एजुकेशन को बताती हैं प्री इंडिपेंडेंस में। इनको हम लोग डिटेल्स में जो है वो पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस क्लास ना देखी हो तो वो जाके देख सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी बातें जो है वो पहले कर ली हैं। ठीक, क्या कर ली है, पहले कर ली है। और उसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते जो है वो कहाँ तक आ गए थे, हम लोग आ गए थे यहाँ पर, यहाँ हमें यहाँ से शुरू करना है 1902 में, और यहीं से जो है वो हमें इसके क्लास को जो है वो शुरू करना है। इससे पहले के जितने भी कमीशन है हमने सारे जो है वो कर लिए थे। ठीक है, चलिए फिर आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा और हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। ठीक है, इसको किसने बनाया और कहां पर बना, ये बना शिमला में, जो आपको पता है एक राजधानी है शिमला इंडिया में। वहां पर एक सम्मेलन हुआ शिमला में, जिसको रिप्रेजेंट किया किसने, लॉर्ड कर्जन ने। किसने रिप्रेजेंट किया, लॉर्ड कर्जन ने। और इस कमीशन में कितने पॉइंट पर बात की गई, तकरीबन 150 पॉइंट्स पर क्या की गई, बात की गई। यानी कि एजुकेशन से जुड़ा जो भी मुद्दा हो सकता था, जितना भी हो सकता था, वो सबको इसमें क्या कर लिया गया, जोड़ कर लिया गया या उस पर बात की गई। और उसी में ही एक कमीशन बनाया गया, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसका कार्यभार या जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई सर थॉमस रेले को, RAYLEIGH, सर थॉमस रिले को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसीलिए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 का दूसरा नाम माना जाता है रेले कमीशन। रेले कमीशन भी उसका दूसरा नाम माना जाता है। शिमला में हुआ, लॉर्ड कर्जन ने उसकी अध्यक्षता की, जिसमें 150 लोग या 150 पॉइंट पर बात की गई। और उसके बाद एक कमीशन बनाया गया सर थॉमस रेले के निगरानी में, और इसीलिए इसको हम लोग रेले कमीशन भी जो है वो मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। और इन्हों का काम था, ये इसमें काम किया गया कि भारत में उच्च शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, हायर एजुकेशन पर इस पर जो है वो क्या दिया गया, ज्यादा जोर दिया गया कि इंडियंस को कैसे हायर एजुकेशन में जो है वो काम किया जाए या उसके लिए क्या काम किया जाए। तो ये इंडियंस के लिए खास तौर पे क्या की गई थी, तैयार की गई थी। इसी के बाद 2 साल बाद 1904 में मैंने आपको बताया, इसी के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की जांच के लिए एक रिपोर्ट आई,
जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। यानी कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था 1902, उसमें क्या क्या काम हुए हैं और उसमें क्या क्या काम कराने बाकी हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने कहा कि जो इंडियन सिस्टम है उसका जो टीचिंग मेथड है उसमें क्या रख सकते हैं आप, प्राइवेट टीचर रख सकते हैं। ये बात यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 में बताई गई जब उसने अपनी रिपोर्ट की। तो जब टीचर प्राइवेट रखे जा सकते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम अपने लेवल पर करा सकती है, यानी कि एग्जाम पैटर्न को क्या कर सकती है, तय कर सकती है इंडियन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जब प्राइवेट टीचिंग हो सकती है तो आप लोग प्राइवेट स्कूल भी ओपन कर सकते हैं या कॉलेज भी ओपन कर सकते हैं। ये बात यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 में कही गई, 1904 में कही गई। और सबसे खास बात कि इस रिपोर्ट ने कहा कि इंडियंस को रिसर्च पर काम करना चाहिए। रिसर्च का मतलब होता है साइंस में लेबोरेटरीज में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 में क्या किया गया, ये 3-4 बातें जो है वो हाईलाइट की गई जो 2 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी के बाद 1905 में मैंने आपको बताया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वो कायम की गई या वो इस्टेब्लिश की गई। उसके साथ जो है वो बस आपको इतना ही याद रखना है 1905 में जो मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर, ये रही। बस इसका ईयर याद रख लेना, इससे जुड़ी हुई बात कोई और है नहीं। अब ये जो है रेजुलेशन एजुकेशन पॉलिसी, इसने क्या किया, ये जो रिपोर्ट आई थी आपकी 1904 में, उसी का क्या किया, रेजुलेशन किया और उसी को एक क्रांति के दौर पे जो है वो क्या किया, उसने काम किया। यानी कि जो 10 सालों में काम हुए हैं उसका इवोल्यूशन किया और उसके इवोल्यूशन करके क्या ही एक क्रांति लेकर आए। ठीक है, लेकिन इस क्रांति के बाद आपको पता है कि 1914 में क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और ब्रिटिश कहाँ हो गए, ब्रिटिश हो गए वर्ल्ड वॉर में बिजी। इसीलिए इस पर जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे आया, जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, तब इन्होंने वापस से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर क्या किया, ध्यान देना शुरू कर दिया। और फिर 1917 में आया एक कमीशन जिसको हम लोग जानते हैं 1917 में सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन ये कब आया, 1917 में, 1917 में। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर माइकल सैडलर, यानी कि इन्हीं के नाम पे ये था, डॉक्टर माइकल सैडलर, जो वाइस प्रिंसिपल थे, सॉरी वाइस चेयरमैन थे लीड्स यूनिवर्सिटी के। लीड्स यूनिवर्सिटी के क्या थे, वाइस चांसलर थे। और इसी को ही यानी कि सैडलर कमीशन को ही दूसरे नाम से जाना जाता है कलकत्ता कमीशन या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कमीशन कलकत्ता जरूर याद रख लीजिएगा, इसी में आता है 1917 में। और इसमें भी जो है वो एजुकेशन से हवाले से जो है वो काम किया और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम किया। और इसी की रिपोर्ट या इसी की जांच के लिए, सैडलर कमीशन की जांच करने के लिए ही एक बनाई गई कैब, CAB कैब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कैब की फुल फॉर्म क्या है। कैब की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे हम लोग कैब के नाम से जानते हैं। और ये कब आई, 1921 में आई कैब, 1921 में। और ये क्यों आई, ये आई थी सैडलर कमीशन की जांच करने के लिए। सैडलर कमीशन की जांच करने के लिए ये रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोग जानते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। लेकिन भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से या धनराशि होने की ना वजह से या आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने की वजह से ये जो एडवाइजरी बोर्ड था ये 1923 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, ये क्या कर दिया गया, 1921 में शुरू हुआ लेकिन पैसे ना होने की वजह से इसको 1923 में क्या कर दिया गया,
समाप्त कर दिया गया। वजह क्या थी? वजह थी वित्तीय चीज ना होना या वित्तीय संसाधन ना होने। वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंशियल, यानी कि आपके पास पैसे नहीं थे इस चीज को चलाने के लिए। और ये हिंदुस्तान में पहला एडवाइजरी बोर्ड था जो एजुकेशन के लिए खोला गया था, द फर्स्ट एडवाइजरी बोर्ड। लेकिन पैसे नहीं हुए तो इसलिए इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके बाद 1921 के बाद हम आते हैं 1929 में, और ये होती है हर्टोग कमेटी। हर्टोग कमेटी 1929 में। सबसे पहले इसके चेयरमैन पूछे जाते हैं। चेयरमैन थे सर फिलिप्स, सर फिलिप जोसेफ, सर फिलिप जोसेफ। ये क्या था? हर्टोग कमेटी थी जो 1929 में क्या की गई? कायम की गई सर फिलिप जोसेफ की निगरानी में। और इसका काम था ग्रोथ एजुकेशन इन इंडिया, ग्रोथ एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि हर्टोग कमेटी का मकसद था कि इंडियन एजुकेशन को ग्रोथ कैसे किया जाए, और ग्रोथ करने के बाद उसका क्या किया जाए? सर्वे किया जाए। ठीक है, सर्वे, यानी कि इंडिया में कितनी चीज जो है हमने अभी तक ग्रो की है उनका क्या किया जाए? एक सर्वे किया जाए। और हर्टोग कमेटी का ये मकसद था कि इसे एवरी ईयर, यानी कि हर साल अपनी रिपोर्ट पेश करनी है हर सूरत हाल में 1929 में। ठीक है, और इस रिपोर्ट को जांच करने के लिए एक इंसान को मुतय्यन किया गया जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या था? लॉर्ड इरविन। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। यानी कि सर फिलिप जोसेफ को जो रिपोर्ट पेश करनी थी वो किसे करते हैं? लॉर्ड इरविन को, क्योंकि उस वक्त वहां के लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? एक बार कंफर्म कीजिए। यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। चीजें समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है? कंफर्म करे भाई बेटा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हर्टोग कमेटी के बाद। ठीक है, और इसकी खास बात यह थी कि अभी तक हमने जितने भी कमीशन पढ़े सबसे ज्यादा सबने हायर एजुकेशन पर जोर दिया, लेकिन हर्टोग कमेटी कहती है कि हमें प्राइमरी एजुकेशन क्या करनी चाहिए? पहले मजबूत करनी चाहिए। जो इनकी रिपोर्ट होती थी वो पेश की गई तो उसमें ज्यादा जोर प्राइमरी एजुकेशन पर ही क्या दिया गया? जोर दिया गया। क्या दिया गया? जोर दिया गया प्राइमरी एजुकेशन पर। तो इस तरीके से ये हर्टोग कमेटी भी क्या होती है? खत्म होती है। इसके बाद सप्रू कमीशन आता है। ये हम लोग कहते हैं सप्रू कमेटी आती है। ये आती है 1934 में। ये कहाँ पर आई थी? ये आई थी यूनाइटेड प्रोविंस में, यूनाइटेड प्रोविंस में, जैसे हम लोग कहते हैं संयुक्त प्रांत। यानी कि ये इंडिया के लिए नहीं आई बल्कि एक प्रांत के लिए आई थी जो सबसे बड़ा प्रांत था। कोई बच्चा बता सकता है संयुक्त प्रांत वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1934 में यह था संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। अब किस नाम से जाना जाता है? तो याद रख लीजिएगा, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस हम लोग आज वर्तमान में कहते हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है जो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड, हरिद्वार, बिहार, ये कुछ हिस्से जो है उसमें मिले हुए थे। तो ये जो सप्रू कमेटी थी खास तौर पे 1934 में जो आई वो उत्तर प्रदेश के लिए आई। एग्जाम में पूछा जाता है कि सप्रू कमेटी का ताल्लुक किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से है। और इसका एक काम था बेरोजगारी दूर करना। ठीक है, यानी कि रोजगार पैदा करना, रोजगार
पैदा करना क्या था, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था इस कमेटी का कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको जो है वो क्या करना, खत्म करना। इसका सिर्फ यही काम था। और छात्रों को परीक्षा और डिग्री के लिए क्या करना, तैयार करना। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं डिग्री के लिए बच्चों को तैयार करना। तो यही दो तीन इसके मोटो थे, या यही दो चार इसके क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास एबॉट, ABBOT, एबॉट वुड रिपोर्ट। ये कब आई, 1937 में, 1937 में, एबॉट वुड रिपोर्ट। और इसने सबसे पहले सजेशन दिया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर। और इसने क्या किया, जो बेरोजगार थे यानी कि एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए उसने क्या किए, रोजगार उत्पन्न किए। और रोजगार उत्पन्न करने के लिए इन्होंने नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक कह लें, इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर कह लें। ठीक, पॉलिटेक्निक में यानी कि प्रोफेशनल कोर्स उन्होंने जोड़े अबाउट वुड रिपोर्ट में, कि अगर हम लोग बच्चों को पॉलिटेक्निक कराएंगे, ITI कराएंगे, BTech वगैरह कराएंगे, तो लोगों को क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होगा। अगर रोजगार भी नहीं हुआ तो उनको क्या आ जाएगा, हाथ का हुनर आ जाएगा। हाथ के हुनर से मतलब जैसे कारपेंटर हुआ, नाई हुआ, और बिजली वाले हुए, सिलाई वाले हुए। इसके अलावा कृषि से संबंधित बातें जो है वो अबाउट वुड रिपोर्ट में पेश की गई कि हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रोजगार पैदा कर सकते हैं। और इसी में जो है वो काम शुरू किया गया एक और तरीके का, और वो किया गया वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन ये भी जो है वो इसमें जोड़ी गई, वोकेशनल एजुकेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा इसको हम लोग बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन को। ये भी किसमें की गई, अबाउट वुड रिपोर्ट में पेश की गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वर्धा कमीशन, या हम लोग कहते हैं वर्धा कमेटी, 1937। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1938 में। इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन इसके फाउंडर कौन थे, या इसके बानी कौन थे, वो थे महात्मा गांधी। ध्यान रख लीजिएगा, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को इस कमीशन का ख्याल कब आया, जब वो राउंड टेबल में, यानी कि RT राउंड टेबल जो लंदन में होती थी, उसमें क्या गए थे, भाग लेने गए थे। कोई बच्चा बता सकता है, महात्मा गांधी लंदन में जो राउंड टेबल होती है, जिसे हम लोग कहते हैं गोल मेज सम्मेलन, एक बार गए हैं। हालांकि 3 गोल मेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, 3 सम्मेलन हुए हैं गोल मेज। तो मुझे ये बताना है गांधी जी कौन से उसमें गए थे, गांधी जी कौन से उसमें गए थे। सेकंड में। और सेकंड कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी, ईयर बता रहे हो। हाँ बिल्कुल, शायद नहीं है, कंफर्म है, अली अदनान 1931 में। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ठीक, तो 3 राउंड टेबल हुई हैं। 1930 में पहली हुई है, 1931 में दूसरी हुई है, और 1932 में तीसरी हुई है। तो गांधी जी गए थे 1931 में, जो कहाँ पर होती है, लंदन में। और एक इंसान ऐसे थे जो तीनों में शामिल हुए हैं, तो याद रख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में शामिल हुए हैं, गोलमेज सम्मेलन में। तो वर्धा कमेटी जो है वो महात्मा गांधी ने दी, लेकिन उसके चेयरपर्सन थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इस वर्धा कमीशन को हम लोग अलग अलग नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे हम लोग इसे दूसरे नाम से जानते हैं, बेसिक शिक्षा, इसका ये भी नाम है बेसिक शिक्षा। ठीक है, इसके बाद नई तालीम, नई तालीम,
बेसिक शिक्षा, नई तालीम या बुनियादी तालीम, बुनियादी तालीम, ये सारे इसी के नाम है, वर्धा कमीशन के। बुनियादी तालीम आ जाए या बुनियादी शिक्षा आ जाए, बात एक ही है, क्योंकि तालीम का मतलब ही क्या होता है, शिक्षा होता है। तो ये तीनों चारों नाम इसी कमेटी के हैं, वर्धा कमीशन के। बेसिक शिक्षा, नई तालीम, बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा। और ये कब आई, 1937 में। लेकर कौन आया, लेकर आया गांधी जी। और इसकी जो टैग लाइन थी या इसके जो काम थे वो इम्पोर्टेंट है, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला काम था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में तालीम देना, जो आज भी हमारे संविधान में है, जो हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, कि जो बच्चा 6 से 14 वर्ष का है उसके लिए फ्री शिक्षा देना। और फ्री शिक्षा के साथ साथ उसे अनिवार्य शिक्षा भी देना, यानी कि उसे मैंडेटरी शिक्षा भी देना। इसके अलावा ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको जो तालीम दी जाए, इनको जो एजुकेशन दी जाए, वो दी जाए उनकी मदर टंग में। मदर टंग आप लोग जानते हैं, मातृभाषा में, या हम लोग उसे कहते हैं मादरी जबान में, मादरी जबान। ठीक है, तो मदर टंग में या मातृभाषा में या मादरी जबान में उनको क्या दी जाए, उनकी प्राइमरी एजुकेशन दी जाए, जो हम लोग रीजनल लैंग्वेज भी उसे कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो टैग लाइन थी वो ये थी, लर्न वाइल, लर्न वाइल यू अर्न, एंड अर्न वाइल यू लर्न। ये क्या थी, इसकी टैगलाइन थी। इसका मतलब ये है कि आप सीखने के साथ साथ कमा भी सकते हो, और कमाने के साथ साथ आप सीख भी सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना। जब 12वीं हो जाती है, 12वीं के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे को क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, कि चलो कुछ नहीं आएगा तो कुछ पैसे तो आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ लर्न भी करते हैं, यानी कि वो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, उससे पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो अपने नॉलेज को गेन भी कर रहे हैं। तो ये इसी की टैगलाइन थी, लर्न वाइल यू अर्न एंड अर्न वाइल यू लर्न, यानी। ठीक है, तो ये क्या थी, इस कमीशन की कुछ बातें थी। इसके अलावा एक बात और है इस कमीशन में, कि इसमें जो रिकमेंडेशन की गई वो की गई क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि इसमें कारीगर या हाथ का हुनर जो है वो इसमें बच्चों को ज़्यादा सिखाया गया, ताकि अगर कोई इंसान पढ़ने के बावजूद या पढ़ ना सके, तो ये जो 6 से 14 बच्चों की वर्ष की उम्र है, जहाँ हम लोग 8वीं तक पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को, आज भी है, तो उसी में क्या कर सके बच्चा, अगर नौकरी ना भी लगे तो अपना काम खुद खोल सकता है, यानी कि उसको हाथ का हुनर जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है इस बुनियादी तालीम के जेर असर। और इस तरीके से ये जो है वो वर्धा कमीशन, या हम लोग कह सकते हैं नई तालीम जो है वो, इसके कुछ मेन मेन जो है वो पॉइंट हैं, ये याद रख लीजिएगा। लर्न वाइल यू अर्न एंड अर्न वाइल यू लर्न, ये एग्जाम में पूछा जाता है खास तौर पे, कि ये किसके टैगलाइन है। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है इसके एक साल बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और इसलिए फिर कोई वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया, इस बीच कोई रिपोर्ट नहीं आई। और फिर लास्ट में आती है 1944 में, जिसे हम लोग कहते हैं सार्जेंट रिपोर्ट। ये क्या है, लास्ट है प्री इंडिपेंडेंस की सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, और ये कब आती है, ये आती है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। और वर्ल्ड वॉर जब सेकंड आती है तो इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है किस पर, टेक्निकल पर, क्योंकि वहां पर जो वर्ल्ड वॉर में शुरू हुई थी वो हुई थी कि इसे हम लोग टेक्निकल चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, ताकि आगे चलकर अगर लड़ाई हो तो हमारे पास हथियार हो। ठीक है, हथियार हो। और इसको हम लोग सार्जेंट रिपोर्ट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो जानते हैं हम लोग सेंट्रल एडवाइजरी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एजुकेशन रिपोर्ट,
ये एक तरीके से जो हमने अभी पढ़ा था कैब, उसी के रिगार्डिंग था ये भी। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी असल में, ये सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की गई थी। एडवाइजरी जारी करने का मकसद ये था कि आप अपनी एजुकेशन को इस तरीके से आगे चला भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो इसलिए अंग्रेजों का जाना क्या हो गया था, तय हो गया था। और इसीलिए इस एडवाइजरी ने एक बहुत अच्छी बात कही एजुकेशन के हवाले से, और वो बताई गई इसने कि पहले आप बच्चे को प्री प्राइमरी दीजिए, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी पे यानी कि 1 से लेकर 5 तक हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। प्राइमरी के बाद हम लोग आ जाते हैं अपर प्राइमरी पे, या हम लोग उसे कहते हैं अपर प्राइमरी के अलावा जूनियर भी कहते हैं, जो कहाँ तक आती है, छठी से लेकर 8वीं तक आती है। छठी से लेकर 8वीं तक आती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल जो 9 से लेकर 12 तक रहता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाई एजुकेशन भी बोलते हैं। हाई एजुकेशन, बस इसके बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, कॉलेज शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हायर एजुकेशन। उसे क्या बोलते हैं, हायर एजुकेशन, जिसमें आपका बीए और भी तरह तरह की चीजें जो कराई जाती है। और हायर एजुकेशन में क्या जाते हैं, आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे टेक्निकल हुआ, प्रोफेशनल हुआ, वोकेशनल हुआ, ट्रेडिशनल हुआ। ये सारे आपके कॉलेज लेवल पे जो है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे 12वीं के बाद काफी सारे बच्चे कहते हैं कि हमें आईटीआई करना है, काफी सारे बच्चे आईआईटी में जाते हैं, जेईई में जाते हैं, काफी सारे बच्चे साइंस में जाते हैं, वो बीएससी करते हैं, काफी सारे बच्चे आर्ट्स में जाते हैं, काफी सारे बच्चे और अलग अलग कोर्स में जाते हैं, जैसे बीबीए, एमबीए। ये सारे क्या है, प्रोफेशनल कोर्स हैं। तो ये सारे के सारे आफ्टर 12th ही शुरू होते हैं। और इस तरीके से जो आपका प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम था, प्री इंडिपेंडेंस यानी कि बिफोर स्वतंत्रता का जो शिक्षा का स्वरूप था, वो हमें इस तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद शुरू होता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाई हैं जो एग्जाम के हवाले से आती है। वैसे तो और भी बारीक में जा सकते हैं, लेकिन इतना ही सफिशिएंट। बाकी आपको जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें सारी चीजें डिटेल्स में रहेंगी, आप अपने हिसाब से भी उसे कर सकते हैं। नोट्स में सारी चीजें रहेंगी, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा वही जो एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता सकता है, अदरवाइज आज की क्लास बस इतनी ही।